राधे राधे भाई सभी को। स्वागत है आपका फिजिक्स के इस लेक्चर में। और फिजिक्स के इस लेक्चर में अपन बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में ना, स्थिर वैद्युतिकी क्या होती है ना। नया टॉपिक है तो उसके बारे में जानेंगे समझेंगे। देखो यहाँ से क्या है, एक्चुअली में जो 12th की जो फिजिक्स है ना उसके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, उसके बारे में जानेंगे। और बहुत सारे जो एग्जाम है उनमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बेसिक सी चीज़ें है ना, जो सुपरफिशियल जो चीज़ें हैं ना उनके बारे में जानेंगे ना, इस टॉपिक के बारे में। ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं आज का ये लेक्चर। किसके बारे में? स्थिर वैद्युतिकी। किसके बारे में? स्थिर वैद्युतिकी, है ना। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको? इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्थिर वैद्युतिकी, है ना। इसके बारे में जानेंगे समझेंगे। देखो पहले इससे सबसे पहले इसको समझने से पहले अपने को एक कॉन्सेप्ट समझना, कौन सा? आवेश, है ना। आवेश क्या होता है, चार्ज क्या होता है ना, उसके बारे में जानेंगे। देखो कभी कभी आपने एक प्रैक्टिकल किया होगा, है ना, कि एक जैसे अपन जो बचपन में जब अपन स्कूलों में पढ़ते थे क्या करते थे, एक वो पेन की छड़ ली, पेन लिया, बालों में घिसा और फिर मिट्टी चिपकाया करते थे, है ना। तो वो एक्चुअल में एक रियल एग्जाम्पल है अपना, है ना। तो वहाँ से समझेंगे कि आवेश होता क्या है। देखो एक और यदि आपको और भी ज़्यादा अच्छा प्रैक्टिकल करना है ना, तो उसके लिए आपको क्या करना है, एक कांच की छड़ लेनी है। क्या? कांच की छड़ लेनी है ना। कांच की छड़ लेना और एक रेशम का कपड़ा लेना, है ना, रेशम का कपड़ा। ठीक है। अब इन कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को आप घिसना। ठीक है। घिसने के बाद आप देखोगे कि कांच की छड़ और रेशम का जो कपड़ा है ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे ना, ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। लेकिन यदि आप कांच की छड़ को और एक दूसरी कांच की छड़ को यदि आप दोनों को पास लाओगे तो वो दोनों को एक दूसरे को रिपल करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। और वहीं यदि रेशम के कपड़े को और दूसरे रेशम के कपड़े को अपन पास लाएंगे तो वो रिपल्सन करेंगे, यानी कि प्रतिकर्षित करेंगे। यानी कि यहाँ से ये दो चीज़ें समझ में आई अपने, क्या कि जो आवेश होता है वो आवेश कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। कैसा? दो प्रकार का होता है। कितने? दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा? एक तो होता है पॉजिटिव। कौन सा होता है? एक तो होता है पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। कौन सा होता है? नेगेटिव। इसे कहते हैं धनात्मक आवेश और इसे कहते हैं ऋणात्मक आवेश, है ना। अब देखो दरअसल जो ये आवेश की प्रक्रिया है, चार्ज कैसे आया, इसके पीछे का एक लॉजिक है ना। देखो जब आप कांच की छड़ को और रेशम के कपड़े को जब आप घिसोगे तो उसमें क्या है कि इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होता है। इलेक्ट्रॉन इधर रेस्पॉन्सिबल फॉर दिस, इस आवेश के लिए, इस चार्ज, किसी भी वस्तु को आवेशित करने के लिए इलेक्ट्रॉन ही उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जिम्मेदार होता है। अब इसमें क्या होता है कि जब आप रेशम के कपड़े को कांच की छड़ पर रगड़ते हो तो जो कांच है ना, कांच से इलेक्ट्रॉन निकल करके किस में जाते हैं? रेशम के कपड़े में जाते हैं ना। और मैंने ये आपको बताया था जब केमिस्ट्री के लेक्चर बताए थे, तो उसमें बताया था भाई जो कांच की छड़ है, अब जो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा वो क्या बनाएगा? धनावेशित बनाएगा। तो यानी कि जब ये इसको घिसते हैं तो ये क्या है? पॉजिटिव चार्ज हो जाती है, यानी कि ये इलेक्ट्रॉन त्यागता है। ग्रहण कौन करता है? रेशम ग्रहण करता है, रेशम का जो कपड़ा होता है। यानी कि जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है वो नेगेटिव। अब यहाँ से पहले ये न्यूट्रल स्थिति में थे, लेकिन जैसे ही आप इसको घिसते हो तो ये पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है ना। अब पॉजिटिव और नेगेटिव जब चार्ज हो जाते हैं तो ये दोनों को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। सिंपल सी गणित है। अच्छा, अब यदि कांच और दूसरी कांच की छड़ लेंगे तो वो भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो दोनों रिपल करेंगे। अच्छा, रेशम का कपड़ा और दूसरा रेशम का कपड़ा लेंगे तो वो भी नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो ये भी रिपल करेंगे। तो सिंपल सी बात ये है कि भाई एक तो आवेश होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो धनात्मक हो गया, एक ऋणात्मक हो गया। आवेश किसकी वजह से उत्पन्न होते हैं? इलेक्ट्रॉनों के आदान प्रदान की वजह से होते हैं। इलेक्ट्रॉन रेस्पॉन्सिबल होता है इसके लिए। अच्छा, और क्या है? और एक चीज़ हमने ये जानी कि जो समान आवेश हैं, क्या है? समान आवेश हैं। समान आवेश, समान आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं ना, प्रतिकर्षित करते हैं। क्या? प्रतिकर्षित करते हैं ना, प्रतिकर्षित करते हैं। और वहीं असमान आवेश हैं। कौन से? असमान आवेश हैं। असमान आवेश तो ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, है ना, आकर्षित करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट करेंगे। तो ये इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है। ठीक है, यहाँ से ये वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना चार्ज के बारे में। अब देखो जो आवेश है दरअसल ये किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। इसकी जो यूनिट होती है, यूनिट के बारे में बात कर लेते हैं। यूनिट क्या है इसकी? कूलाम। क्या है? कूलाम। कौन सी है? कूलाम। देखो ये जो यूनिट है ये एम की एस पद्धति की है ना, एम की एस पद्धति की। सी जी एस में इसकी जो यूनिट होती है वो स्टेट कूलाम होती है। कौन सी होती है? स्टेट कूलाम। कौन सी होती है? स्टेट कूलाम। कौन सी होती है? स्टेट कूलाम, है ना। तो इतनी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। ठीक है, अब थोड़ा और जानते हैं इसके बारे में। अब देखो जब चार्ज की बात करते हैं, जब अपन आवेश की बात करते हैं, तो आवेश दरअसल जब स्थिर अवस्था में होता है, जब गतिशील अवस्था में होता है, जब मतलब लीनियर मोशन, या फिर कहें कि जो एक एक समान वेग से गति करता है ना,
कांस्टेंट वेलोसिटी से गति करता है या फिर अनकांस्टेंट वेलोसिटी से गति करता है, तो उसमें क्या होता है ना, देखो सबसे पहले अपने को ये समझना है कि जो आवेश है जिसे हम क्यू से डिनोट करते हैं, यदि इसकी जो वेलोसिटी है वह जीरो है, या फिर मैं ये कह सकता हूँ कि स्थिर अवस्था में, यानी कि यदि कोई आवेश है, अब वो स्थिर अवस्था में है, चुपचाप बैठा है बिना कोई गतिशील किए हुए, तो उस स्थिति में ये जो आवेश होता है केवल इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, जो विद्युत क्षेत्र है उसको जनरेट करता है ना, विद्युत क्षेत्र को जनरेट करता है, केवल विद्युत क्षेत्र को जनरेट करता है ना। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, जब आवेश केवल स्थिर अवस्था में होता है, कोई भी उसमें मोशन नहीं होता, कोई भी गति नहीं होती, तो वो केवल विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना। अब यदि ये जो आवेश है, ये आवेश यदि वेलोसिटी से चलता है, कांस्टेंट वेलोसिटी है लेकिन नियत है, यदि 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चल रहा था, 2 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से चलना चाहिए, है ना। तो उस स्थिति में क्या होता है कि ये विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट करता ही है, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड या चुंबकीय जो क्षेत्र है उसको भी उत्पन्न करता है ना। तो यानी दोनों चीज़ें हैं, जब आवेश एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ चलता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड तो करता है जनरेट, उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड है ना, इसको भी जनरेट करता है। ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। उसके देखो तीसरा पॉइंट क्या है इसमें, तीसरा पॉइंट ये है कि यदि कोई आवेश उसकी जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट नहीं है ना, ये नियत वेग से नहीं चल रहा, नियत वेग से गति नहीं कर रहा, कभी ज़्यादा स्पीड हो जाती है, कभी कम हो जाती है, तो उस स्थिति में एक तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है ना, मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट करता है। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है ना, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम कहते हैं विद्युत चुम्बकीय तरंग है। क्या कहते हैं, विद्युत चुम्बकीय तरंग। अब देखो ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको समझना है कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें कैसी होती हैं। देखो दो तरीके की तरंगें होती हैं, कुछ तरंगें ऐसी होती हैं जिनमें मीडियम की आवश्यकता होती है, माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन कुछ ऐसी तरंगें होती हैं जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यदि कोई दो व्यक्ति बात कर रहे हैं तो वो जब एक दूसरे की बातों को ट्रांसफ़र करेंगे ना, तो उसके लिए माध्यम की आवश्यकता होती है ना। यदि आप कुछ भी बोल रहे हो तो वो पहले इन्वायरमेंट में जाता है, वातावरण में जाता है, फिर पार्टिकल एक दूसरे से कंपन होकर दूसरे तक पहुँचते हैं, तब जाके आपकी बात दूसरे को सुनाई देती है। तो इस तरीके से तरंग का संचरण होता है ना। तो कुछ ऐसी हैं जिनमें माध्यम की आवश्यकता होती है। अब यही बात आप चंद्रमा पर रहकर किसी और से नहीं कर सकते, भले आप कितना भी जोर से चिल्ला लीजिए, क्योंकि वहाँ इन्वायरमेंट नहीं है, वहाँ वातावरण नहीं है, वहाँ माध्यम नहीं है। तो माध्यम नहीं होगा तो आवाज़ तो पहुँच ही नहीं पाएगी, है ना। लेकिन कुछ ऐसी भी तरंग होती हैं जिनमें माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। और कभी आपने सोचा कि भाई सूर्य से जो किरणें आ रही हैं, अब सूर्य का जो प्रकाश होता है उसमें पार्टिकल भी होते हैं और तरंग भी होती हैं, है ना। अब सूर्य से इतनी दूर से पृथ्वी पर प्रकाश पहुंचता है, तो क्या पृथ्वी और सूर्य के बीच में वातावरण है? नहीं है ना। ब्रह्मांड है तो बहुत सारे निर्वात है, वैक्यूम है, तो वहाँ भी जो है तरंग वो संचरित है। तो कुछ ऐसी तरंगें हैं जो निर्वात में भी गति करती हैं। वो कौन सी तरंगें हैं? वो हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सी है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, है ना। तो ये चीज़ जो आपको याद रखनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है। इतनी सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब देखो एक चीज़ जो मैंने आपको बताई, क्या बताई कि जो आवेश है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण। जो इलेक्ट्रॉन होता है उस पर इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है? इसको बोलते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन होता है उस पर कितना चार्ज होता है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है ना। अब यदि किसी वस्तु का मुझे टोटल आवेश निकालना है, किसके कारण? जो आवेश किसके कारण होता है? इलेक्ट्रॉन के कारण, है ना। अब यदि मुझे टोटल उसका आवेश निकालना है तो कैसे निकालूंगा? है ना, Q बराबर एन ई। क्या? Q बराबर एन ई। एन क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं ना। तो ये जो फॉर्मूला है ना, Q बराबर एन ई, ये आपको कंपलसरी याद रखना है, क्योंकि यहाँ से सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। अब देखो Q बराबर एन ई है, और इसके बारे में देखो, अब यहाँ से एक क्वेश्चन क्या पूछा जाता है बहुत ही इंटरेस्टिंग, कि भाई एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है ना। तो ये यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो यदि एक कूलम आवेश की बात करते हैं, तो यानी कि जो कूलम है वो तो कितना हो गया? एक। अच्छा, एन निकालना ही है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, और ई की वैल्यू कितनी है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, है ना। अच्छा, एन निकालेंगे तो ये 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 6.25 इन 10⁻18, है ना, इतने इलेक्ट्रॉन। यानी कि एक कूलम जो आवेश होता है उसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन, है ना। ये एक कूलम आवेश में इतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो आप अंदाजा लगा सकते हो
कि एक जब हम बात करते हैं कि भाई कोई वस्तु 3 आवेशित है या 4 आवेशित है, 4 कूलम आवेशित है, तो कितना इलेक्ट्रॉनों का उसमें फ़र्क होता है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब इसके बाद अपन जानते हैं कूलाम नियम के बारे में, है ना। वो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वहीं से फॉर्मूला निकल के आता है और वहीं से और चीज़ें क्लियर होती हैं ना, कि कूलाम नियम कौन सा है ना। और दरअसल कूलाम नियम ये इस चीज़ को डिस्क्राइब करता है कि दो जो आवेश होते हैं उनके बीच में बल किस प्रकार लगेगा, है ना। उसका बल का जो फॉर्मूला है वही देता है। अब देखो कूलाम नियम के बारे में अपन समझते हैं। कूलाम नियम, है ना, कौन सा है, कूलाम नियम। कूलाम नियम, अब देखो कूलाम नियम जैसे कि फॉर एग्जांपल, जैसे कि एक चार्ज ये है ना, और एक चार्ज ये है, इसको मैं Q1 मान लेता हूँ और इसको मैं Q2 मान लेता हूँ, है ना। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको मैं R मान लेता हूँ, कितना, R मान लेता हूँ, है ना। तो ये दो आवेश हो गए Q1 और Q2 और ये इनके बीच में डिस्टेंस हो गए R, है ना। अब जो बल होता है, अब देखो होता ये है कि जो Q1 है वो Q2 पे फोर्स बल लगाता है और Q2 है वो Q1 पे फोर्स लगाता है। अब देखो बेसिक सी चीज़ आपको ये ध्यान रखनी है, ये पॉजिटिव नेगेटिव किसी भी तरीके से हो सकते हैं। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, कोई सा भी हो सकता है ना। अब देखो इसमें क्या होता है कि जो बल होता है, फोर्स होता है, वो दरअसल समानुपाती होता है किसके, इन दोनों के गुणज के, है ना। Q1 Q2 के गुणज के होता है। अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब सिंपल सा ये है कि यदि आवेश ज़्यादा होगा तो फोर्स भी ज़्यादा लगेगा और यदि आवेश कम होगा तो फोर्स भी कम लगेगा, है ना। सिंपल सी गणित है। अच्छा, अब यदि डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस होती है 1/r², यानी कि यदि इनके बीच दूरी ज़्यादा है तो इनमें फोर्स की जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, है ना, व्युत्क्रमानुपाती है। अगर दूरी कम है तो जो फोर्स है वो भी बढ़ जाएगा, है ना। तो सिंपल सी चीज़। अब यदि मैं इन दोनों को साथ में लिखूँ तो क्या से लिख सकता हूँ, Q1 Q2/r², ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अब ये जो समानुपाती चिन्ह है, इस चिन्ह को हटाने के लिए दरअसल अपने को एक गुणांक लगाना पड़ता है। कौन सा गुणांक लगाना पड़ता है, कौन सा, जैसे अपन के लगा देते हैं Q1 Q2/r², है ना, Q1 Q2/r²। तो ये जो फॉर्मूला है ना, F = K Q1 Q2/r², ये दरअसल जो दो आवेश हैं उन दो आवेशों के बीच में कितना जो फोर्स लगा है उसको डिस्क्राइब करता है, उसको बताता है ना। अब देखो सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो क्या है, के। इस के की गणित समझनी है, ये के क्या है ना। तो देखो ये के दरअसल इसकी जो वैल्यू होती है ना, ये होती है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, है ना। अब यदि दो आवेश यदि ये निर्वात में रखे हैं, वैक्यूम में रखे हैं, तो ये एप्सिलॉन नॉट, अब ये एप्सिलॉन नॉट क्या है, ये निर्वात में विद्युतशीलता है। निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता, है ना। क्या है, निर्वात में विद्युतशीलता, है ना। अब देखो डायरेक्ट यदि अपन के की वैल्यू लिखते हैं तो कितनी, क्या लिखते हैं, 9.10⁹ इतनी वैल्यू लिखते हैं, है ना। निर्वात में विद्युतशीलता, निर्वात में विद्युतशीलता, है ना, एप्सिलॉन नॉट को लिखते हैं। अब वही वाली बात है ना, यदि ये मान लीजिए फॉर एग्जांपल यदि ये किसी माध्यम में रखे हैं तो फिर उसको किस तरीके से, तो उसके लिए भी यही फॉर्मूला होता है ना, कैसे, के बराबर उसमें के की वैल्यू 1/4 एप्सिलॉन एम होता है ना, जैसे मीडियम। अब इस यदि देखो किसी माध्यम की विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता, इन दोनों के बीच में जो संबंध बताता है उसी को क्या बोलते हैं अपन, परावैद्युतांक। क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, है ना। परावैद्युतांक क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक, है ना, क्या बोलते हैं, परावैद्युतांक। इसको किससे डिनोट करते हैं, ई आर से, और ई एम अपॉन ई एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो ये इसका फॉर्मूला होता है परावैद्युतांक का। जो परावैद्युतांक है माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता, इन दोनों का अनुपात होता है, इसलिए यूनिट तो बनेगी नहीं, है ना। इसकी कोई यूनिट तो बनी नहीं सकती क्योंकि अनुपात है, रेशियो में है ना। तो ये चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है। अब मैं वही अब देखो इस चीज़ को अपन और थोड़ा सा मैं आपको माध्यम के तरीके से बताता हूँ, है ना। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए यदि कोई दोनों आवेश हैं। अब ये दोनों आवेश किसी निर्वात में रखे हुए हैं ना। अब यदि ये किसी निर्वात में रखे हैं तो निर्वात में रखे होने पर क्या होगा, इसमें यदि ये निर्वात में रखे हैं तो जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, 1/Q1 Q2/r², है ना, ये फॉर्मूला बनेगा। और उसमें जो के की वैल्यू होगी क्या होगी, 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2/r², है ना, ये फॉर्मूला होगा। अब यदि मैं वही पूछ लूँ कि भाई इसमें अब यदि कोई माध्यम में ये दोनों आवेश रखें तो क्या होगा, Q1 Q2/r², है ना। और ये यदि माध्यम में रखा तो फिर विद्युतशीलता माध्यम की आएगी ना, Q1 Q2/r², है ना, ये आएगा। अब देखो अभी मैंने आपको बताया कि भाई परावैद्युतांक क्या होता है, एफ, ये होता है ना, माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता। यदि इसका मैं वज्र गुणा करूं
तो ई एप्सिलॉन नॉट है ना, ये बनता है। अब यदि मैं ई एम की जगह में ये चीज़ रख देता हूँ तो क्या बनेगा, फिर देखो ये बनेगा 1/4 एप्सिलॉन ई नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर है ना। अब देखो ये और ये क्या है, ये है भाई निर्वात में जो दोनों आवेश हैं इनके बीच में कितना फोर्स लगा है, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ। और नीचे क्या हो गया, नीचे हो गया ई आर है ना। तो यानी कि देखो सिंपल सी चीज़, ये चीज़ समझनी है आपको कि भाई जब एक तो माध्यम में और एक निर्वात में है ना, जब रखे हुए होते हैं आवेश, यानी कि माध्यम का सीधा सा उस पर प्रभाव पड़ता है ना। क्योंकि यदि देखो निर्वात में रखे रहेंगे ना ये, तो उस पर क्या है, फोर्स दोनों के बीच में ज़्यादा लगेगा। और वहीं यदि किसी माध्यम में रखे हैं तो कम लगेगा, क्योंकि उसमें परावैद्युतांक का भाग। अब ये परावैद्युतांक की वैल्यू होती है, ये अलग अलग माध्यमों के लिए अलग अलग होती है। जैसे निर्वात की बात करें तो इसकी वैल्यू 1 होती है, धातुओं की बात करें, मेटल की बात करें तो इसकी वैल्यू इन्फिनिटी होती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है, ठीक है। इतनी सी बात आपके समझ में आनी चाहिए। उसके बाद देखो एक चीज़ और है जो आपको क्या समझना है, कि जब अलग अलग आवेश होते हैं ना, अब होता क्या है कि जैसे दो आवेश हैं है ना, जैसे इस तरीके से आप समझिए इस चीज़ को। जैसे कि देखो, जैसे कि ये कोई आवेश है ना, ये कोई आवेश है Q1, ये कोई आवेश है Q2, ये कोई आवेश है Q3 है ना। अब बोला कि भाई Q1 और Q2 के बीच आप रिलेशन निकालिए, इनके बीच फोर्स निकालिए। तो जब इनके बीच जो फोर्स निकाला जाएगा उसमें इस तीसरे का कोई प्रभाव नहीं रहेगा है ना। यदि मैं इसके और इसके बीच में कोई वो फोर्स निकालूंगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं रहेगा। यदि मैं इसके और इसके बीच में जब फोर्स निकालूंगा तो इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा है ना। तो सिंपल सी गणित ये चीज़ ध्यान रखनी है अपने को, कि भाई जब दो आवेश पास में होते हैं तो जो तीसरा जो आवेश होता है ना, उसका कोई भी फर्क नहीं पड़ता है ना, उनके दोनों के फोर्स पे, ठीक है। ये चीज़ समझनी है आपको है ना। और एक होता है देखो अध्यारोपण होता है ना, आवेश का अध्यारोपण होता है। अध्यारोपण, अध्यारोपण में क्या होता है दरअसल, कि जैसे कि ये कोई आवेश है Q0 है ना। अब इधर एक आवेश हो गया Q2, इधर कोई आवेश हो गया इधर कोई आवेश हो गया Q3 है ना, इधर Q3, इधर कोई आवेश हो गया Q4 है ना। अब बोला कि भाई ये जो Q0 है इस पर कितना फोर्स लगा है टोटल है ना। तो कैसे निकालेंगे, कैसे निकालेंगे भाई, Q1 और Q0 के द्वारा इस पर कितना फोर्स लगा ले, मान लेते हैं F1, इसके द्वारा F2, इसके द्वारा F3 है ना। इन सबको जोड़ देते हैं ना, सिंपल सा है भाई। इसने कितना फोर्स लगाया वो जोड़ दो, इसने कितना लगाया, इसने कितना लगाया, इसने कितना लगाया ना, तो टोटल जो निकल के आएगा वो इसका रिजल्टेंट निकल के आएगा है ना। जो सीधा अध्यारोपण जो होता है ना प्लस वाला, वो करना होता है ना। तो आई थिंक ये जो छोटा सा प्रयास था है ना, देखो आज हमने स्थिर वैद्युतिकी, और बेसिकली आपको देखो एक चीज़ समझनी है कि जो आवेश है ना, कि आवेश किस तरीके से उत्पन्न होता है ना। जो इलेक्ट्रॉन है उसके कारण से आवेश उत्पन्न होते हैं है ना, आवेश जो इलेक्ट्रॉन है वो रेस्पॉन्सिबल होता है। और कभी कभी ये आपने प्रैक्टिकल की है ना ये चीज़ें भाई, आपने जब वो बचपन में जब अपन स्कूल में पढ़ते तो ये वो पेन बालों में घिस के और फिर मिट्टी चिपकाया करते, तो आपने कभी सोचा भाई ऐसे कैसे हो जाता है। कभी कभी आप कुर्सी पे बैठते होंगे तो आपके जो बाल हैं थोड़ा सा भी घिस्सा लग जाता है तो आपके बाल ऑटोमेटिक खड़े हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो आवेशित हो चुके हैं है ना। कभी कभी आप देखो भाई बरसात का मौसम है, बिजली कड़क रही है, आप बाहर चले गए तो आपके ये वो बाल हो गए या फिर है ना वो थोड़े से खड़े होने लग गए है ना। तो उस समय आपको बहुत ज़्यादा सावधानी बरतने की ज़रूरत है, क्योंकि एक जो है ऊपर चार्जेबल जो बादल हैं वो घूम रहे हैं, एक आपके जो बाल हैं वो भी चार्ज हो चुके हैं ना। इस कंडीशन में आप पर बिजली पड़ सकती है, तो इससे सावधान रहें इन चीज़ों को। जैसे ही आपको ये चीज़ फील हो ना कि आपके शरीर में कुछ अलग डिफरेंट कुछ नज़र आ रहा है, तो आप तुरंत किसी सुरक्षित स्थान पर जाएं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपको समझनी है। इसका जो अगला लेक्चर होगा उसमें अपन जानेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में है ना। तो आई थिंक ये छोटा सा लेक्चर आपके समझ में आया होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।